ऋतिक कुमार, मोइनुद्दीन रोज नहीं आ रहे हो। ऋतिक कल दिखाई दिए थे मुझे क्लास में और आज देख रहे हो। मोइनुद्दीन साहब कहाँ थे आप? माइक ऑन करें। हेलो। ये सर जो आवाज आ। रेगुलर मोहम्मद मोइनुद्दीन यस जनाब क्यों सर। नहीं आ रहे थे? हाँ अरे बोलिए। सर थे नहीं सर इधर। हैं? थे नहीं सर, आज ही हैं। क्या गाँव गए थे क्या? क्या हो हाँ गया? सर, गाँव गए थे। रेगुलर रहो क्लास में, क्योंकि मैं मुझे पता है कौन कौन बच्चे मेरे थे 9वीं के जो 10th में आ गए। शुरू से ही अलर्ट रहो सब लोग, ढिलाई नहीं बिल्कुल। और थोड़ा फालतू में घूमना भी नहीं, कहीं बाजार हाट कहीं नहीं जाना है, इसमें बहुत बच के रहो। अपने आप को प्रोटेक्ट रखो सब लोग। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई ज्वाइन करेगा, है ना। वी शुड स्टार्ट नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसी चल रही है पढ़ाई भाई बच्चों तुम्हारी? हेलो। क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्लास है ना? और बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जब डील कर दी जाती है, चीजें बता दी जाती हैं, तो शायद आपके लिए आसान हो जाती है। कल मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाया था, और अरिथमेटिक जो थ्योरम थी उसमें दो चीजें खास थी। पहला क्या था कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज ए यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सेप्ट फॉर इट्स ऑर्डर। तो दो चीजें छुपी हैं। पहला, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, और दूसरा, हम उसके ऑर्डर को इधर उधर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे उन्होंने इस बात की छूट दे रखी है कि अगर आपने लिखते समय तो उनका ऑर्डर आगे पीछे कर दिया तब भी चलेगा, है ना, तब भी ठीक है। आई बात समझ ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के दो बड़े इंपॉर्टेंट यूज आपकी क्लास में। पहला इसमें जो है वो है एक प्रॉपर्टी है। आज मैं एक एग्जांपल के थ्रू उस प्रॉपर्टी तक पहुंचूंगा। वी विल अप्रोच टू दैट प्रॉपर्टी, दैट फार्मूला थ्रू एन एग्जांपल। और वो प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, दो नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल। ये प्रॉपर्टी है का एक एक्सटेंशन है जो 3 नंबर्स के लिए है, जिसका प्रूफ तो नहीं दिया है, लेकिन वो क्वेश्चन वो एज ए फॉर्मूला आपके यहाँ लास्ट में दिया है, वो मैं दिखा रहा हूँ। एक और बड़ा अच्छा इसमें यूज है, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं क्लास 7th और 8th में, उनका भी कहीं ना कहीं यूज है। कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ जो जरूरी डिविजिबिलिटी के रूल थे, जैसे डिविजिबिलिटी बाई 10, डिविजिबिलिटी बाई 5, इन सब का भी कहीं पर यूज है, वो आपको मिलेगा। और वो भी कैसे मिलेगा कि जैसे नंबर्स की nth पावर ले लेंगे और फिर उन पर डिस्कशन है कि शो करना है कि भाई 2 टू द पावर n या 4 टू द पावर n, इस तरह के जो नंबर हैं वो गिवन नंबर से डिविजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे आज, वो भी सीखेंगे। लेकिन पहले शुरुआत में जैसे हमेशा आपको कुछ आसान चीजों से करता हूँ, तो वैसे ही करके बताऊँ। चलता हूँ आपको लेके क्लास 5 और 6 में, जहां पर हम लोगों ने सीखा था कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अभी मैं झट से रिवाइज कराऊंगा, और उसके बाद फिर इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू एक फॉर्मूले कराऊंगा। ठीक, लास्ट में आज अपनी क्लास में हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जहां पर शो करना होगा कि 4 टू द पावर n जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है, या जो भी मिलेंगे। अभी कई क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी में, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। शुरुआत में थोड़ा आसान से कर रहा हूँ, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। देखिए, जैसे सपोज यू आर गिवन टू नंबर्स, आप लिख लीजिएगा, इसको चाहिएगा बाद में। गिवन टू नंबर्स 30 एंड 54। मान लीजिए मैंने दो नंबर ले लिए 30 और 54। ठीक है, क्या क्या करना है टू फाइंड। फर्स्ट थिंग है कि इनका भाई एलसीएम क्या होगा, दूसरी चीज है इनका एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम आपको पता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ यू नो इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे होता है। जरा आप एलसीएम के लिए देखिए, फॉर एलसीएम। और एलसीएम अकेले नंबर का कभी निकाला नहीं जाता। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है देन यू मस्ट हैव दो नंबर होने चाहिए। तो एलसीएम के लिए जरा देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 30। तो क्या होगा, 2 3 जा 6,
5 30। अब जरा 54 के लिए देखो भाई, 54 के लिए अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालिए यहाँ पर तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो 2 से किया तो 27 आ गया, 3 से 9, देन 3 एंड देन 3 1। दैट मीन्स कि 54 के लिए अगर आप देखो तो ये आ गया 2 into 3 into 3 into 3। जरा इनको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में रखें तो ये तो सिंपली है 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1, और यहाँ क्या है 2 to the power 1 into 3 to the power 3। तो अब एलसीएम के लिए क्या होता है जरा देखिए, एलसीएम में क्या होता है कि बुक में भी लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो कि अपीयर हो रहे हैं नंबर्स में। तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, तो भाई 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। अगर नहीं भी होता, मान लीजिए जैसे 5 है, तो हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा, वी विल हैव टू कंसीडर इट टू फाइंड द एलसीएम। याद रखिएगा, बिल्कुल छोटी क्लास की चीज बता रहा हूँ, ये शायद 6 क्लास में है। आज अगर सीख जाएंगे, भूल गए होंगे तो आज सीख लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 मिल रही है, मिल गई है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 3 to the power 3 into 5, so that gives you 2 into 27 into 5, that means 10 into 270। इतना समझ में आया नहीं? कोई बच्चा क्लास का ऐसा जो एलसीएम भूल गया था, बिना झिझक बिना शर्म किए पूछ सकता है कि हाँ सर मैं भूल गया था और अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बता, क्योंकि इसके बाद फिर कोई नहीं बताएगा। ये लास्ट पड़ाव है पढ़ाई का, जहां पर कि आपको एलसीएम और एचसीएफ को टीचर रिवाइज कराने जा रहा है, अदरवाइज किसी के पास फुर्सत नहीं। सर मतलब पहले सबको सर मल्टीप्लाई करके लिखना, फिर एक्सपोनेंट फॉर्म में जिसकी सबसे ज्यादा पावर है वो नंबर लिख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो फिर से सुन लो, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ मिलते जुलते हैं। एचसीएफ में हमें कॉमन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, जैसे 5 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, इसकी हिम्मत नहीं है कि एचसीएफ में आ जाए, बिकॉज इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स में ही डिस्कशन होगा, जो अनकॉमन है वो बेचारे पड़े रहेंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, वी इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स आने चाहिए विद देयर हाईएस्ट पावर, और उनका जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो एलसीएम होता है, याद रखिए, ठीक है। बुक में आपके बहुत शॉर्ट में लिखा भी हुआ, बड़ा प्यारा लिखा है एनसीईआरटी की किताब में, कभी इसको पढ़ा करिए। मैं हमेशा बच्चों से इस बात की अपील करता हूँ कि प्लीज खाली समय में अपनी एनसीईआरटी की किताबों को पढ़िए, बहुत बढ़िया लिखा है। दे हैव रिटन इन अ वेरी प्रिसाइज वे एंड वेरी एक्यूरेट, बहुत अच्छा लिखा है। तो ये एलसीएम हो गया। जरा एचसीएफ के लिए देखो क्या होता है, यहीं से मैं आपको एचसीएफ सिखा देता हूँ। और एचसीएफ में क्या होगा, हमें कॉमन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो मैं जरा फिर से लिख दे रहा हूँ, 30 is equal to 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 5 to the power, और 54 क्या है, 54 आपका है 2 to the power 1 into 3 to the power 3। जरा देखो भाई, इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं विद देयर मिनिमम पावर, ये भी एक बात है। एचसीएफ क्या होता है कि वी इंक्लूड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स विद देयर मिनिमम पावर, मिनिमम पावर के साथ जो कॉमन है, तो कॉमन वही होगा जो मिनिमम होगा। तो जरा देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक तो ये है, और इसमें भी 3 भले ही कॉमन है, 3 to the power 3 और 3 to the power 1, तो इसमें जो लेस है वो क्या है, 3 to the power 1, और इसको तो कोई पूछेगा ही नहीं, इनको कोई नहीं पूछेगा, ये बाहर है, ठीक, इस कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि कॉमन है ही नहीं। अगर यहाँ 5 होता तब शायद कुछ कॉमन फैक्टर जैसी चीज बनती। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका जो आएगा 2 into 3 and that will be 6, ठीक। तो we will be calling this as equation 1 and equation 2। यहीं से एक रिजल्ट भी हम निकाल लें, जरा देखिए क्या ऐसा होता है। हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। केशव लेट मत आया करो बेटा क्लास में, प्रोडक्ट ऑफ ओके सर, एलसीएम है ना, टाइम से ज्वाइन कर लिया करो। कभी कभी मैं भी लेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चे जुड़े रहने टाइम से। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा भाई, जरा देखो एलसीएम कितना निकला है 270, तो ये हुआ 270 इंटू एचसीएफ है 6। जरा मल्टीप्लाई करो भाई, 6 7 जा 42
and 6 2 जा 12 and 4 16. ठीक, कॉल इट इक्वेशन नंबर ए। और जरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कैसे धीरे से हम लोग 6 7 से चलते चलते 10th क्लास में पहुंच जाते हैं। यही कलाकारी है कि हम स्टार्ट करते हैं छोटी क्लास से और धीरे धीरे अपने मतलब पे आ जाते हैं, अपनी असली चीज पर आ जाते हैं। तो प्रो नंबर्स क्या होंगे? आपके नंबर्स क्या क्या है? एक नंबर आपको ये दिया है, ये दिया है, दूसरा दिया 30 50 को। देखो भाई कौन है तक ले रहा है। अरे भोलेनाथ कैसे लेट हो गए आज? हेलो ध्रुव शंकर, यस सर। कैसे लेट हो गए आज? सर वाईफाई नहीं चल रहा था ना। कोई बात नहीं, चलो, उसके लिए तुम्हारी गलती नहीं बेटा भाई, बिकॉज आई नो कि यू आर ए रेगुलर स्टूडेंट। लेट आते हो तो ताजुब होता है। अभी क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लिया हमने, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा? 13 to 50 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 and 1 16। अब एक चीज देखो बड़ी अच्छी, इक्वेशन ए और बी क्या शो कर रही है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आर सेम। यही चीज आपको बतानी थी आज, है ना? दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टुडे। ये आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन अभी इस एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर होगी। यहां से एक फॉर्मूला आ रहा है, क्या आ रहा है? और ये ऐसा नहीं कि इन्हीं दो नंबर्स के लिए ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर ऑल द पेयर्स ऑफ for which we are finding their LCM and there we are finding their HCF. But please, for the God's sake, इस फॉर्मूले को इसी रूप में 3 नंबर्स के लिए मत मानिएगा, because for that there is a separate formula। आज मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, बुक में लास्ट में दिया जिसमें a note to the reader लिखा होता है, मैं यहाँ दिखा दूंगा, कोई लिखा सीट है, तो अभी आपके नॉलेज के लिए दिखा दूंगा। कभी कभी किसी साल इस पर बेस क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी के, लेकिन ज्यादातर आपके ये देखें, यू कैन सी इट इज पेज नंबर 19 एंड एट पेज नंबर 19 दिस फार्मूला एट सेकंड नंबर इज गिवन। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये जो सेकंड वाला फार्मूला है, ठीक है, देखिएगा दिस गिवन एट पेज नंबर। सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी व्हाट वी डिड्यूस, क्या हमें मिलता है? देखिए so from equation A and B we find that from equation A and B we find that क्या फाइंड करते हैं कि LCM into SCM is equal to product of two numbers। यहाँ पर और इसको एक रिफाइन करके भी लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ ये 3 के लिए तो नहीं सही है। और अच्छे से इनको आप लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी तो फॉर्मूला इस हिसाब से बनता है, LCM of A comma B into SCF of A comma B is equal to A into B। और अभी इसी का एक फॉर्मूला है जो बुक से दिखा देता हूं, उसकी पहचान भी बता दूंगा कि कैसे लर्न करेंगे। एक स्पेशल फार्मूला है, बहुत ज्यादा अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जान लीजिए। फॉर्मूला 3 नंबर्स के लिए है, 1 और 2। तो पहला फार्मूला है कि एलसीएम ऑफ ए बी सी, 3 नंबर्स का अगर हम लें, देखिए थोड़ा बड़ा फार्मूला है, ये होता है ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी।
अगर हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर तो एचसीएफ होगा एबीसी। इसको लर्न करने का ये तरीका है, एबीसी इनटू, अब देखो पेयर वाइज एचसीएफ होंगे, जैसे एचसीएफ ऑफ एबी, एचसीएफ ऑफ एबी, फिर एचसीएफ ऑफ बीसी, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इनटू एचसीएफ ऑफ बी कॉमा सी इनटू एचसीएफ ऑफ सी कॉमा ए। ठीक, एक फार्मूला इसका ये हो गया। और जरा दूसरा इसी में देख लीजिए, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। और जब एचसीएफ होगा तो यहाँ सब एलसीएम लिखा जाएगा सारा, ये बुक में लिखा हुआ है, पहचान आपको बता दे रहा हूं, ए इंटू बी इंटू सी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी अपॉन एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी इंटू एलसीएम ऑफ सी कॉमा, वहां पर पी क्यू आर कर दिया है मैंने, ए बी सी करके कर दिया है, बस फर्क इतना है। ठीक है, असल में पी क्यू आर ज्यादा इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि पी क्यू आर हम लोग पी बाई क्यू में या कभी कभी कोशेंट और डिवाइडेड में यूज करते हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा उससे बचना चाहा कि जिससे बच्चों को कंफ्यूज होता हो। ए बी सी के फॉर्म में 3 नंबर्स हमको ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं, ज्यादा आसानी से याद रहते हैं। समझ में आ गया? बट भाई मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दूसरे फार्मूले को याद तो कर लीजिएगा, बट डोंट टेक इट एज ए टेंशन, इसको टेंशन के तौर पे मत लीजिएगा। जो मैंने 2 नंबर्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ का लिखाया है वो ज्यादा आपके काम का है। और एक चीज और है, वन थिंग मोर, कि हियर यू कैन सी 4 क्वांटिटीज, यहाँ पर आपको 4 चीजें दिखाई देंगी, ए बी एलसीएम उनका और एचसीएफ। सो आउट ऑफ दिस 4 क्वांटिटीज इफ 3 आर नोन, एनी 3 आर नोन, यू कैन फाइंड द फोर्थ वन। मान लीजिए इसमें आपको, सर इस बोर्ड का कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेज दे। मैंने तो आज लिया नहीं कोई स्क्रीनशॉट, लेकिन हाँ किसी से कर, क्या किसको नहीं दिख रहा है? कौन बच्चा है जिसको नहीं दिख रहा? सर ये वाला स्क्रीनशॉट दे दीजिए। चलो परेशान ना हो, ही इज सेइंग दैट कि रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग डाल देना फिर, ठीक है? हाँ सर, ये वाला फिर भी आप भेज दीजिएगा सर, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला ये भेज दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? इज इट क्लियर? तो मैं बार बार Yes, कह रहा हूं sir. आपसे कि अगर इन फॉर्मूलेस का यूज किया, देखो या तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा नंबर्स का, और कोई एक नंबर दे दिया होगा, आइदर ऑफ ए एंड बी, किसी इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्थ वन, चौथी चीज पता करनी होगी। तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट किसका है? नंबर्स का है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, देयर आर टोटल 4 क्वांटिटीज, one is the number 1, second is the number 2, third one is their SCF, and fourth one is their LCM. So out of these 4 quantities, if any 3 are known, then you can find the fourth one very easily by using this one. Clear? So this is over. ये concept हो गया पूरा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एक चीज और आप इसके बाद इंक्लूड करूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा एनालिसिस वाली है, थोड़ा बात करने वाली है, डिस्कशन करने वाली है, वो भी मैं एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, फिर बात करें। हो गया नहीं? जो बच्चे भूल गए होंगे आज, उनका एलसीएम एचसीएफ सब रिवाइज भी हो गया होगा, और कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करिए। अगर भूल गए हो तो कोई शर्म नहीं है इसमें, स्टिल यू हैव टाइम टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर कंक्रीट। अभी भी आपके पास समय है 10th क्लास में कि आप अगर कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर गए हो, भूल गए हो, मजबूत कर लीजिए, आपका फायदा होगा। जितना आप स्ट्रांग रहेंगे कंसेप्ट में, उतना आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन इसमें है जो मैंने स्किप कर दिया, थोड़ा मैं आगे चला है, अभी भी पीछे कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो चीजें मैं आपको बताता रहूंगा समय समय। मेरे दिमाग में सब चीज बैठी हुई है कि हाँ कहाँ क्या चीजें मैंने छोड़ रखी हैं। हो सकता है कुछ चीजें इस बार कटवा भी दी गई हो, बट मैं इंटरेस्ट के तौर पे इसको पढ़ा रहा हूँ, और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पढ़िए। अगर इसमें कुछ कटवा दिया गया होगा तो अफसोस मत करिएगा, जो चीजें सीख जाएंगे आगे जाके, जो लोग मैथमेटिक्स स्ट्रीम आउट करेंगे उनको आसानी होगी, उनको डर नहीं होगा। देखो
कल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाया था आपको, उसी पर बेस कुछ क्वेश्चन है ना, जहां पर फैक्टर्स की यूनिकनेस की बात होती है, और वही कंसेप्ट लगाकर इन्होंने कहा है। देखो, कंसीडर द नंबर, एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 9। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर लिखने में बच्चे बहुत डरते हैं। डरते इसीलिए हैं क्योंकि वहां पर लैंग्वेज में वो फेल हो जाते हैं, उनको लैंग्वेज नहीं मिलती कि क्या करें, कैसे लिखें, समझ में तो आ रहा है बट दे कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखना है, यहाँ पर जाके बच्चे फंस जाते हैं। तो वही दूर करना मेरा काम है, मैं आपको उन हर्डल्स से, उन चीजों से दूर कर दूं, उनके उपाय सिखा दूं, बस यही करना है। जैसे कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। कुछ लोग अभी इसी को देख के डरेंगे। देखिए, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n, where n is a natural number, where n is a natural number. Check whether there is any value of n. Check whether there is any value of n for which to the power n ends with the digit 0. अभी मैं एक्चुअल प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, अभी हम लोग केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है? फिर इसका एक्चुअल प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले मतलब समझिए भाई क्या हो रहा है। कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n, चलो भाई 4 टू द पावर n लिख दिया। आधे लोगों का डर इसमें आ गया कि साहब 4 टू द पावर 1 सुना था, 4 टू द पावर 2 सुना था, है ना, 4 टू द पावर 3 भी सुन लिया था भाई। कुछ बड़े हिम्मती लोग हैं जो 4 टू द पावर 5 और 6 भी सुने। ये 4 टू द पावर है तो बड़ा डराने वाला है सर। इसका मतलब क्या है? जैसे 4 स्क्वायर जब था तो हमने इसको क्या लिखा था, 4 into 4, याद करिए। इसका मतलब है कि जो इंडेक्स होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, ये नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। द नंबर इज मल्टीप्लाइड दैट मच ऑफ टाइम्स एज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज देयर। जहां पर जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है उतने बार सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो 4 टू द पावर n का मतलब ये हुआ भाई सीधे सीधे कि 4 into 4 into 4 into ऐसे डॉट 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 n टाइम्स। अब n को लेकर डरना नहीं, n क्या है, कोई वैल्यू थी, और दैट मीन्स कि अगर ये वैल्यू है तो ये 2.5, पौने 3 और 4.5 नहीं होगी, n एक इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, होल नंबर होगी। आप ज्यादा अच्छा कहें कि n एक होल नंबर होगी। तो अब हमने इसको 4 टू द पावर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अच्छा, रिकॉल करिए जब आपने 4 की टेबल पढ़ी, ठीक है, 4 की टेबल पढ़ी, लेकिन 4 की टेबल में और 4 की पावर में दोनों में बड़ा फर्क है, क्योंकि वहां तो सिंपली 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये सब आता है। तो प्लीज इसको उससे मत रिलेट करिए। यहाँ क्या हो रहा है, 4 की पावर 1 4 हो गया, 4 टू द पावर 2 16, 4 4 जा 16, फिर 64। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमको ये बताना है कि भाई चेक वेदर, ये चीज आपको चेक करनी है कि क्या ऐसा हो सकता है, देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n बिट्स द डिजिट। ये एक बड़ा हरक्यूलियन टास्क है, कठिन काम है, क्योंकि हम 4 टू द पावर n तक कैसे जाएंगे, n को क्या मानेंगे। कोई कहेगा 20, कोई कहेगा 2021 ले लीजिए, है ना, कोई कहेगा 2025 ले लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की शब्द में बोलो, ये कौन बोल, हाँ हाँ, यही तो बात है, यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारी मजबूरी कहाँ पर हो गई कि हम 4 को, हाँ आएगा नहीं, उस वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, यही आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो हमने वो काम किया जो एक अनाड़ी आदमी करता है, जिसको कुछ नहीं पता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं पता है, वो बेचारा 4 4 जा करेगा, फिर 4 into 4 into 4 करेगा और उसको नहीं मिलेगा, हार जाएगा, थक जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी है,
वो क्या करेंगे, वो सिंपली सबसे पहले 4 के फैक्टर तलाशे। अब आप देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, अच्छा 2 आएगा पर 5 नहीं आएगा। 4 टू द पावर n कैन बी रिटन एज, देखो 4 को कर दोगे 2 स्क्वायर टू द पावर। देख लो भाई, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसकी होल। अब एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है भाई, जरा याद करो, a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर n, ये होता है ना, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर। अब देखो बात किसकी हो रही थी, बात इसी नंबर की डिविजिबिलिटी की हो रही थी। ये कहें कि इसी में 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो अगर इसमें 0 आना हो तो ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है, दैट मींस कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड दैट मींस कि 5 उसका एक फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आपको तो अकेला फैक्टर मिल रहा है। यहाँ आप देखिए तो इसका एक अकेला फैक्टर क्या मिल रहा है, कहीं 5 का नामो निशान नहीं, एक अकेला फैक्टर 2 बैठा है। और जब इसका 5 कोई फैक्टर नहीं है, दैट मींस कि इसके एंड में कभी 0 नहीं है। 4 टू द पावर 2n में या 4 टू द पावर n के एंड में कभी 0 नहीं आएगा। और ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि ये कंपोजिट नंबर है, 4 इज ए कंपोजिट नंबर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 2 के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स जबरदस्ती मंगल ग्रह से आके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। क्यों, बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एश्योर्स अस दैट एवरी कंपोजिट नंबर विल हैव ए यूनिक फैक्टराइजेशन, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक है। तो बाय द वे इसमें 2 ही रिपीट हो रहा है, 5 का कहीं पता नहीं। तो नंबर अगर डिजिट 0 आ रही है, दैट मींस किसका 5 एक फैक्टर होना चाहिए, वो नहीं, ठीक है, ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 डिविजिबल होने के लिए यहाँ 5 एक फैक्टर आना चाहिए, तो बट हियर वी कैन फाइंड ओनली वन फैक्टर। ठीक, तो बुक की लैंग्वेज तो बड़ी प्यारी है, उन्होंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया। आप अपनी लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे ये आपको बता देंगे। ठीक, बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश मत करिए, आइडिया जरूर ले लीजिए बुक से कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं, बट ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन योर ओन लैंग्वेज। आप इसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए, तब वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में भाई? बोलो, यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पढ़ी, एक बार फिर बता दे रहा हूँ उसका यूज क्या हुआ। देखो ध्यान से, हमको बताना है, चेक करना है कि भाई ये डिजिट 0 में एंड हो सकता है कि नहीं। तो डिजिट 0 में एंड होने का मतलब ये हुआ कि ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो डिजिट 0 आएगी यहाँ पर। और 5 से डिविजिबल होने का मतलब कि यहाँ पर 5 एक फैक्टर अपीयर होना चाहिए, जो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एश्योर्स अस दैट एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो एक ही फैक्टर दिख रहा है भाई, और वो है 2। आ गया समझ में? यस सर। यही। अब कैसे लिखेंगे? जैसे बका है, जैसे बोला है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिखवाता हूं इसको, देखिए। ये क्वेश्चन डिस्कशन वाले हैं, इनमें अच्छा डिस्कशन होना चाहिए, और तब कहीं जाकर हम लोग इस लायक होते हैं कि शायद 1-2 लाइनें सही लिख पाए। शुरुआत में गलतियां भी होंगी आपसे लिखने में, बट उसको लेकर चिंतित मत होइए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग। Now, if the number power n was क्या करना है? Was ending with a digit 0, it must be divisible by 5। अगर इसके एंड में 0 आ रहा होता तो फिर ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यस सर। but fundamental theorem of arithmetic tells us
that every composite number, देखिए मैं बुक की लैंग्वेज नहीं दे रहा हूँ, जो बकाया वही लिख दे रहा हूँ. Every composite number has a unique prime factorization. As a unique prime factorization. Here 4 to the power n will have only 2 as a factor and not 5. Therefore, इसका मतलब क्या हुआ कि there is no value of n for which 4 to the power n fits the bill. That is, there is no value of n. अब आप जब एनसीईआरटी का लिखा पढ़ेंगे तब इतना डिस्कशन करने के बाद अब वो आपको समझ में आएगा. There is no value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. बस हो गया. अगर आपको ये लैंग्वेज सही लगे, आसान लगे, सही लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज इफ यू फील द लैंग्वेज गिवन इन एनसीईआरटी इज गुड. समझ में आ गया भाई बच्चों? बोलो. यस सर. ये थोड़ा सा these questions Yes, appears sir. to be quite boring, थोड़ा बोरिंग लगते हैं, लेकिन डरिए ना कहीं जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन. ठीक है. और क्वेश्चंस इसीलिए बने. क्वेश्चंस आर मेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम्स, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ और द आपकी लैंग्वेज लिखेंगे तो गलत तो नहीं होगा ना? देखो मैं लिख रहा हूँ, गलत लिखूंगा आपके लिए. ठीक है. क्योंकि बुक की लैंग्वेज रट पाना बड़ा कठिन काम है. कंसेप्ट लीजिए बुक से, तू क्या कहना चाहे, बट नेवर ट्राई टू कॉपी. बहुत कम लोग कॉपी कर पाते हैं, जो बहुत तेज होते हैं रटने वाले. क्लास का टाइम तो ओवर हो गया है. आई थिंक यू कैन लीव. अगली क्लास वाले वेट कर रहे होंगे बेचारे 9th वाले. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सर. गॉड ब्लेस यू ऑल. लीव क्विकली, जल्दी जल्दी छोड़िए.